बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला अवाम का। अवाम ने बहुत फैसले किए हैं और अब तक बहुत सारे ऐसे फैसले होते रहे हैं जो कि अवाम को जिसकी खबर भी ना थी। एमनेस्टी इंटरनेशनल को अचानक रातों रात पता नहीं क्या हुआ कि इतने हकायक इतने सच उन्होंने बोलने शुरू कर दिए। बहरहाल हम इसको खुशाइन भी करार देते हैं और ये इसको खुशामदीद भी कहते हैं। लेकिन ऐसा क्या था कि 2011-2013 तक एमनेस्टी इंटरनेशनल को पाकिस्तान के अंदर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां नजर नहीं आई। यूं तो ये कहा जाता है कि पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बहुत परवरिश पाती हैं और बहुत ज्यादा उनको तरवीज मिलती है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं हकायक जरूर मौजूद होते हैं। अब जबकि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इस बात का इदराक कर लिया है कि अमेरिका ड्रोन अटैक्स बिल्कुल नाजायज कर रहा है, इलीगल कर रहा है, इसमें मासूम शहरी मारे जा रहे हैं, तो बहुत सारी और हकायक भी हैं जो कि सामने आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका ऑलरेडी, और ये ऑन रिकॉर्ड है, पाकिस्तान नहीं दुनिया भर के अखबारात में पाकिस्तान दुनिया भर के तज्जिया निगार ये बात कर रहे हैं कि ड्रोन अटैक्स अपनी नेचुरल डेथ को वैसे ही पहुंचने वाले हैं। और ये भी इत्तलात हैं कि दिसंबर में इन ड्रोन अटैक्स को खत्म हो जाना है। और चूंकि ये बहुत ज्यादा महंगा प्रोजेक्ट है इसलिए अमेरिका भी इसको अब अफोर्ड नहीं कर सकता। और इसके साथ साथ अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर अपने अहदाफ भी हासिल कर लिए हैं इन इलाकों के अंदर, लिहाजा अब ये अपनी मौत आप मर जाएंगे। लिहाजा इस रिपोर्ट का इस टाइम पे आना 6 मायने जाए कि इसकी बहुत इंपॉर्टेंस भी है। गो कि ये सच है मगर देर से आया है, लेकिन इस सच के पीछे भी कुछ हो सकता है जिसके ऊपर आज हम बात करने की कोशिश करेंगे। ये रिपोर्ट कहती है कि 350 केसेस में तकरीबन 9 के करीब जो हैं उनका उन्होंने तज्जिया किया है या उसकी तहकीकात की है। और वो ये तहकीकात कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि इनमें से 9 जिनको उन्होंने जिस पे तहकीक की है वो अक्सरियत आम शहरियों की या मासूम लोगों की मारी गई। मसलन वो ये कहते हैं कि मीर अली के रिहायशियों ने एमनेस्टी इंटरनेशनल को बताया कि सड़क और गलियों के किनारे मुस्तकिल तौर पर लाशें पड़ी होती हैं जिनके साथ इंतबाही पर्चियां होती हैं और उन पर दर्ज होता है कि अमेरिका के जासूसों के साथ यही होगा जो कि हमने आपके साथ किया है, या जो अमेरिका की जासूसी के मुलजिम होंगे उनके साथ यही हशर किया जाएगा। इसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि एक 68 साला बुढ़िया जो कि किसी भी जुर्म का इर्तकाब उसने नहीं किया था, वो अपने पोते पोतियों के सामने मारी गई। इसी तरह से वो ये कहते हैं कि वहां पे अक्सरियत जो है मारे जाने वालों की वो मासूम है। और ये सारे हकायक जो है आज ये एमनेस्टी इंटरनेशनल बता रही है। पाकिस्तान में वो ये भी कहते हैं कि ड्रोन हमलों के दौरान शहरी हलाकतों पर सख्त में और अमेरिका से उन्होंने तहकीकात का भी मुतालबा किया है। ये एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुतालबा है। अमेरिका का ड्रोन प्रोग्राम इस कदर खुफिया है कि ये मालूम करना मुमकिन नहीं कि इसने शहरी हलाकतों को रोकने के लिए क्या इक़दाम किए हैं। डायरेक्ट ओबामा साहब के दस्तखतों के साथ ये अटैक्स होते हैं। 2004 से 2013 तक कुल 350 ड्रोन हमले हो चुके, ज्यादातर शुमाली वजीरिस्तान में हुए और ओबामा दौर में हुए। अब तक 2065 में से 3016 लोग मारे गए हैं। इनमें से 153 से 926 अफराद जो हैं आम शहरी थे। आम शहरियों की हलाकतें वो कहते हैं मावराए अदालत कत्ल और जंगी जुराइम के जमरे में आता है। तो क्या कोई मुकदमा इंटरनेशनल कोर्ट में चलाया जाएगा? इस हवाले से भी हमें इंतजार रहेगा। और तंजीम यह भी मुतालबा करती है कि वाकयात की तहकीकात करके हर्जाना भी अदा किया जाए। आपको यह भी बताते चलें कि कुछ तल्ख हकायक ये भी हैं कि पहला जो ड्रोन अटैक था वो तकरीबन 2004 में हुआ। 2001 में शम्सी एयरबेस को अमेरिका के हवाले कर दिया गया था। और ये याद रहे आपको कि 2004 में जो अटैक हुआ था वो अटैक 11 दिसंबर 2011 तक ये जारी रहे और पहला अटैक जो था वो नेक मोहम्मद के ऊपर किया गया था। इसमें तकरीबन ये भी कहा जाता है कि शम्सी एयरबेस के हवाले से 1992 में शम्सी एयरबेस को उस वक्त की हुकूमत यानी मियां नवाज शरीफ की हुकूमत ने यूएई के हवाले किया, इसको लीज पर दिया। 20 अक्टूबर 2001 से 11 दिसंबर 2011 तक ये अमेरिका के पास ये बेस रही। यूएई ने पाकिस्तान से पूछना तक मुनासिब नहीं समझा और यूएई ने पाकिस्तान की इजाजत के बगैर ही इस एयरबेस को अमेरिका के सुपुर्द कर दिया और वो इस बेस को इस्तेमाल करके हमारे ही शहरियों को मारते रहे। और ये भी आपको याद रहे कि ये जो परमिशन
इंस्ट्रक्शन दी गई शमसी एयर बेस की, ये वर्बल थी, ये जुबानी तौर पर दी गई, जो कि जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ ने अमेरिका को दी थी। ये भी उन्होंने कहा है कि अब देखना है कि किस तरह से इनको खत्म किया जाता है और क्या जराइम का जो मुर्तकिब हुआ है अमेरिका, इसका कोई एहतसाब किया जाएगा। दुनिया की कोई ऐसी अदालत होगी जो कि सुपर पावर के खिलाफ एक्शन ले और पाकिस्तान के मासूम शहरियों, जिनकी तादाद हजारों के अंदर है, उसका मुकदमा लड़े। वजीर आजम पाकिस्तान को अब यह मुकदमा लड़ना है। थोड़ी देर पहले उन्होंने न्यूयॉर्क में क्या कहा, आइए बात को आगे बढ़ाते हैं। There is, however, the matter of drone strikes, which have deeply disturbed and agitated our people. In my first statement to the Parliament, I had reiterated our strong commitment to ensuring an end to the drone attacks. More recently, our political parties in a national conference had declared that the use of drones is not only a continued violation of our territorial integrity, but also detrimental to our resolve and efforts at eliminating terrorism from our country. This issue has become a major irritant in our bilateral relationship as well. I would therefore stress the need for an end to drone attacks. प्राइम मिनिस्टर के कंधों पे ये भारी जिम्मेदारी आ पड़ी है कि वो पाकिस्तान के 20 करोड़ अवाम का मुकदमा प्रेसिडेंट ओबामा के सामने लड़े और अमेरिका जो ऑलरेडी इस प्रोग्राम को बंद करना चाहता है क्योंकि उसके अहदाफ मुकम्मल हो चुके हैं, वो पाकिस्तान पर एहसान अजीम करते हुए क्या वो इस बात का ऐलान कर सकता है या नहीं, इस पे हम बात करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे जनाब असद उमर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, जनाब जनरल रिटायर्ड हमीद गुल साहब हमारे बहुत मोहतरम टेलीफोन लाइन पे में ज्वाइन करेंगे, शेख रुहेल असगर साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा हमारे बहुत मोहतरम, और जनाब जाहिद खान साहब पाकिस्तान अवामी नेशनल पार्टी के सेनेटर हमें ज्वाइन करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद है जनाब असद उमर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, जाना माना नाम है माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर। हमें ज्वाइन करेंगे जनाब शेख रुहेल असगर साहब लाहौर से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा हैं, और जनाब सेनेटर जाहिद खान साहब हमें ज्वाइन करेंगे रावलपिंडी से, अवामी नेशनल पार्टी के सेनेटर और सीनियर रहनुमा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों को के ज्वाइन करने का। सबसे पहले मैं खान साहब से शुरू कर लूँ। जाहिद खान साहब चूंकि ड्रोन्स के हवाले से अपना इनका मौकफ रहा है, खान साहब क्या देखते हैं आप? अब एमनेस्टी इंटरनेशनल भी कह रही है, बहुत सी डिटेल्स ये भी हैं कि इस प्रोग्राम को अपनी मौत आप मर जाना है दिसंबर के अंदर, तो क्या कोई अमेरिका हमारे सर पे कोई बहुत बड़ा एहसान करेगा, इसको खत्म करने का ऐलान कर सकता है या नहीं? एक्सपेक्टेशन कैसा है? देखिए असमा, मेरे ख्याल में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने जो बात की है उससे मैंने इसलिए इख्तिलाफ रखता हूं कि वो दो बातें करते। देखिए आज तो एक हमारे मीडिया ने और हमारे फॉरेन ऑफिस ने इतना फुर्ती दिखा दी कि फौरन कहा कि जी एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ड्रोन हमलों को खिलाफ करार दिया। वो तो ठीक है, वो तो सारी दुनिया और हम भी कह रहे थे, लेकिन साथ उसने जो दूसरी बात की कि वजीरिस्तान सिर्फ जो बेस है उन दहशतगर्दों का कि जो बहुत खतरनाक है और हुकूमती पाकिस्तान इन स्टेट उसकी अपना रेट कायम करने में नाकाम हो चुकी है। दो बातें उसने की, एक नहीं किए। हम एक बात को तो ले लेते तो दूसरी बात को हम छोड़ देते हैं। फिर भी उनके लिए एक जवाब पैदा किया कि कल अगर वो कोई बात करता है तो यही कहेगा कि जी ये जो आपके पास ठीक है, ये वायलेशन है, हमारे सॉवरेनिटी के वायलेशन है ड्रोन अटैक, तो क्या जो हमारे अनग्राउंड लोग बैठे हुए क्या वो वायलेशन नहीं है? हमारे ये इख्तिलाफ रहा है और हम कहते हैं कि दोनों की मजम्मत करनी चाहिए और स्टेट को अपना रेट कायम करनी चाहिए। और हमने हमेशा के लिए कहा है, असमा अगर आपको पता है, हमने कहा अगर ड्रोन अटैक होते तो मासूम लोग कबायली मरते हैं, अगर हमारे फौजी गोली चलाते तो भी हमारे मासूम लोग रखते हैं। अभी आपने अपनी जो इब्तिदाई कलिमात कहा कि वो कहते हैं कि वाना के सड़कों में या वजीरिस्तान के सड़कों में आम शहरी रोज पड़े होते हैं उसके लाशें और उसके साथ पर्चियां लिखी होती है कि आप उसके अमेरिका के अगर आप जासूसी करोगे तो ये सूरत हाल होगी। देखें ना, वो अब अगर आप देखें तो एज ए होल वो लोग मर रहे हैं जो जिनके बेगुनाह लोग हैं, जिस इलाके में वो लोग रहने वाले हैं, जो वो कहीं ना जा सकते हैं न कहीं और बच सकते हैं,
उन लोगों के लिए एक अजाब बन चुका है। और ये काफी अरसे से हम कह रहे हैं कि देखिए ड्रोन गलत है, वो हमारी सॉवरेंटी को तो चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने तो ये दोनों बातें की, एक बात नहीं की। हमने एक ले लिया असद उमर से बड़े अदब के साथ। बिल्कुल उन्होंने कहा कि स्टेट, हाँ बिल्कुल स्टेट की रीट को भी उन्होंने कहा कि स्टेट भी इन्वॉल्व। और खान साहब के एक स्टेटमेंट पढ़ा, थोड़ा इंतजार करते, स्टेटमेंट पढ़ा कि जी जो बात हम करते थे ड्रोन अटैक के खिलाफ वो एमनेस्टी इंटरनेशनल ने की, लेकिन साथ उसने जो दूसरी बात कर दी ऑन ग्राउंड, वो हमारे लिए बहुत खतरनाक है। वो हमारे लिए एक तमाचा के बराबर है कि हमारे मुंह पे एक तमाचा भी उन्होंने साथ मारा कि स्टेट का वहां नाम ही नहीं है, वहां तो वो लोग काबिज है जो बहुत खतरनाक है दुनिया के लिए। तो साथ उन्होंने ये भी बात कर दी ना, तो दोनों चीजों को उसने काउंटर किया, एक बात नहीं की उसने, दो बातें नहीं। हम बिल्कुल हकायक को, खान साहब हकायक को जाहिर है कि हम इसी तरह, जो कि असद साहब मैंने शुरू में ये कहा कि ऑलरेडी रिपोर्ट्स ऐसी मौजूद हैं कि दिसंबर में या इसके बाद जो है ड्रोन अटैक्स को खत्म होना है, और इस एमनेस्टी इंटरनेशनल का बलोचिस्तान पे रिपोर्ट आया, हम तस्लीम नहीं करते, मगर ये ड्रोन्स के ऊपर आ गई, हम इसको तस्लीम कर रहे हैं। इस वक्त पे आई है, इसकी टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है? देखिए टाइमिंग पे बहुत सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन टाइमिंग जो है वो एक लिहाज से बिल्कुल लॉजिकल भी टाइमिंग है। पाकिस्तान के वजीर आजम की अमेरिका के सदर के साथ मुलाकात होने वाली है, तो अगर आप अमेरिकन पॉलिसी से इख्तलाफ करते हैं और तो इससे बेहतर टाइमिंग और क्या हो सकती है। आप उसको रिलीज करेंगे, मैक्सिमम इम्पैक्ट इस वक्त होगा, तो वो तो बड़ी लॉजिकल सी चीज है, उसमें मुझे कोई बड़ी कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं नजर आती, बड़ी ऑब्वियस कनेक्शन वहां पे नजर आता है। जहां तक उसकी रिपोर्ट के अंदर जो दोनों बातें की गई है, मुझे उन दोनों बातों से इत्तेफाक है, और ये कई दफा पहले भी बात हो चुकी है कि आपको अपनी जो सॉवरेनिटी है, जो खुद मुख्तारी है, उसको पामाल नहीं होने जो कि हमारी हुकूमत ने नहीं किया। जो खुद मुख्तारी पामाल होती है, अगर ड्रोन अटैक आते हैं मुल्क के अंदर, जो एक बिल्कुल वायलेशन है, इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी है, उसमें मासूम जानों का भी ज़िया होता है। उसको एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर कोई भी अपनी आंखें खुला रखता है तो उसको पता है कि वहां पे बेगुनाह लोगों का भी कत्ल हो रहा है। और इसी तरीके से अगर आपके पास गैर मुल्की जो हैं वो जंगजू आए हुए हैं और वो यहाँ से हमले करते हैं दूसरे ममालिक के अंदर, आपको पता है कि लोगों को, यहाँ पे जो लोग आए हैं इनके खिलाफ शिकायत जो हैं वो सिर्फ अमेरिका को नहीं है, उनके खिलाफ शिकायत जो है वो सऊदी अरब को भी हैं, उनके खिलाफ चीन को भी हैं, उनके खिलाफ रूस को भी हैं, तो वो भी हमारी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी है। सही। और पाकिस्तानियों को जिस तरीके से ये हक पहुंचता है, और ये हमारा दुनिया के कानून के लिहाज से भी हमारा हक है कि हमारी जो सॉवरेनिटी है उसको कोई वायलेट ना करे, हमारी खुद मुख्तारी को कोई पामाल ना करे। इसी तरीके से हमारी ये जिम्मेदारी भी बनती है कि हम अपना, ना हम किसी की खुद मुख्तारी को पामाल करें, ना अपनी जमीन को इस्तेमाल होने दें किसी की खुद मुख्तारी को पामाल होने। बिल्कुल, ये तो दुरुस्त बात है, लेकिन आपकी पार्टी का मौकफ अलग रहा है, वो ये नहीं कहते, वो ये हमारे मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है, जो मैं अभी आपको बोल रहा हूं ये हमारे मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है, ये असद उमर की इख्तरा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है, मगर आपकी पार्टी ये कहती है कि टोटली वन साइडेड बात करती है कि वहां पे जो है सब मासूम है, सबके सब मासूम है। नहीं, ये कभी भी हमने नहीं कहा। हमने ये हमेशा कहा है कि वहां पर बेगुनाह जानों का कत्ल भी हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, हो रहा है, बिल्कुल। उसके लिए आप लॉन्ग मार्च भी किया, बहुत मशहूर जो है वहां पे जो टेररिस्ट है वो भी मारे गए। लेकिन आसमा, मैं आपसे सवाल ये पूछता हूं, मैं हर एक से ये पूछता हूं, डिफेंस फेज 6 कराची या F10 इस्लामाबाद, दो जगह जहां पे मैं रहता हूं, यहां पर अगर टेररिस्ट आके पनाह ले ले, मुझे कोई आंखों में आंखें डाल के बताए कि वो सपोर्ट करेगा कि वहां पे ड्रोन अटैक हो सके? नहीं होगा ना। तो गलत काम, जिस तरीके से ड्रोन गलत होने से वो जो टेररिस्ट है वो ठीक नहीं हो जाता, इसी तरीके से वहां टेररिस्ट होने से एक इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन करने वाला ड्रोन अटैक जो बेगुनाह बच्चों की जान लेता है वो ठीक नहीं हो सकता। अब ये जो आपने लॉ की बात की है शेख साहब, अब ये कानून तो ये कहता है कि जंगी जराइम के जमरे में आता है, जो एमनेस्टी इंटरनेशनल कह रही है। इस जुर्म के अंदर क्या हम भी शरीक हैं, हमारी हुकूमतें शरीक रही हैं, क्या उनको भी सजा दी जाएगी? और आलमी कवानीन क्या कहते हैं, हम जा सकते हैं ये मुकदमा लेके कोर्ट में, इंटरनेशनल कोर्ट में? आसमा, मैं मतलब अपनी सोच की बात करता हूँ। जाहिद खान साहब की बातें मैं सुन रहा था, बड़ी हकायक पे मबनी बातें हैं, और हकायक को हमें आंखें खुली रख के देखना चाहिए। ये मतलब जज्बाती बातें हैं कि वहाँ पे आ जाते हैं दहशतगर्द और इधर आ जाते हैं, ये बातें हैं। मुझे आप एक बात सिर्फ बता दीजिए,
امریکہ نے یہ پہلی دفعہ نہیں کیا، بقول آپ کے 2004 میں پہلا اٹیک کیا، جس وقت بہت سارے لوگ اس وقت بھی اسمبلی میں تھے، بہت سارے لیڈران بھی اس ملک میں تھے، حکومتیں بھی تھی، سب کچھ تھا. کوئی اس وقت ایک لفظ بتا دیجئے مجھے کو بولا ہو. جب آپ نے خود راستہ دیا اور آپ نے یہ سارا کچھ کیا، میری جو ذاتی سوچ اور سمجھ کا جہاں تک تعلق ہے، یہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی جو رپورٹ ایک دم آپ کے سامنے آئی ہے، آپ خود ہی فرما رہی ہیں کہ دسمبر میں وہ اپنا بند کرنا چاہ رہے ہیں، اور امریکہ کی یہ پالیسی رہی ہے جہاں سے وہ نکلتے ہیں اپنے نشان تک مٹا دیتے ہیں، اور یہ ان کا ایک طریقہ ہے، طریقہ واردات ان کا یہ ہے. اب وہ جان چھڑانا چاہتے ہیں، اپنے معاملات سے اپنے آپ کو الگ کرنا چاہتے ہیں. ایمنسٹی انٹرنیشنل کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ کوئی ایسی تنظیم کھڑی ہو کے امریکنز کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ بجائے رپورٹ دینے کے ان کو چاہیے تھا انٹرنیشنل لا میں چلے جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے ان کے خلاف. اور 11 سال کے بعد 11 سال کے بعد کو یاد آ رہا ہے. یہ نئی بات نہیں ہے، اس سے پہلے یو این او ایک کلیئر ورڈکٹ دے چکی ہے اسی معاملے ڈرونز کے معاملے پہ. جو یو این او نے کہا تھا کہ پاکستان پہ جو ڈرونز ہو رہے ہیں وہ غلط ہیں. یہ بلیک اینڈ وائٹ آپ کے سامنے ہے، اس میں کوئی بھام نہیں ہے. مجھے یہ بتا دیں کہاں سے امریکنز اپنے مفاد کے لیے لوگوں کو اٹھا کے نہیں لاتے، لوگوں کو لے کے نہیں جاتے، لوگوں کے ساتھ تشدد نہیں کرتے، لوگوں کو مار نہیں دیتے. میں بالکل شیخ صاحب میں آپ نے جو بات کی نا سر سوری میں بالکل میں بات انٹرپٹ نہیں کرنا چاہتی، مگر اچانک یہ پوائنٹ آپ نے جو اٹھایا بڑا دلچسپ ہے کہ 2004 میں جب شروع ہوئے کوئی نہیں بولا، اس وقت عوامی نیشنل پارٹی بھی نہیں بولی، باقی بھی نہیں بولے. خان صاحب ذرا بتلائیے گا کہ 2004 میں جنرل مشرف اس وقت اقتدار میں تھے، آپ لوگ اقتدار میں نہیں تھے، کیا اس وقت آپ لوگوں نے احتجاج کیا؟ ہم گزشتہ سے پیوستہ کی بات کر رہے ہیں. اسما آپ کو معلوم ہوگا کہ ڈرون اٹیک سب سے پہلے ڈماڈولا باجوڑ میں ہوا تھا، نیک محمد کے اوپر. بالکل ٹھیک ہے نا. اور اس کے لیے آپ کو معلوم ہے کہ ہم جلوس لے کے گئے تھے اور ہمیں باجوڑ کے ایجنسی کے اندر جانے نہیں دیا گیا تھا، اور ہماری لڑائی ہو گئی تھی، ہمارے کافی کارکن شہید بھی ہو گئے تھے، اور شہید نہیں زخمی ہو گئے تھے، اور ہم نے اندر جا کے جلسہ کیا باجوڑ ایجنسی کے، کہ اس کے باوجود بھی کہ حکومت نے کوشش کی تھی کہ ہمیں اندر جانے دے گا. ایسا نہیں ہے. ہم نے سب سے پہلے اس پہ آواز اٹھائی تھی، اور ڈماڈولا کے جس ڈرون اٹیک کے ہم نے خلاف آواز اٹھایا تھا، میرے خیال میں اس وقت کسی نے بھی نہیں اٹھایا. ہم نے اس وقت بھی جا کے باجوڑ ایجنسی کے اندر ہم نے، کیونکہ ڈماڈولا باجوڑ کے اندر ہے، اور ہم نے باجوڑ کے جو ایجنسی کے اندر ہم نے جلسہ کیا تھا، اور ہم نے نہیں مگر خان صاحب اچھا میں خان صاحب ایک تو بالکل آپ کی بات درست ہے، اینڈ آئی ایگری ود یو. بہت ساری ایسی پاورز پاکستان کی ساری سیاسی جماعتیں چاہتی ہیں کہ ایسا نہ ہو کیونکہ آپ نے لوگوں کے پاس جانا ہے. لیکن سر جنرل مشرف نے ایک ہاں کے اوپر وربل ایک زبانی ہاں کے اوپر جو ہے، بلکہ پوچھا ہی نہیں یو اے ای کو دیا میاں صاحب نے لیز پہ شمسی ایئر بیس، اور جنرل مشرف نے سے پوچھا ہی نہیں گیا اور اس کو حوالے کر دیا ان کے. تو کیا کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ اس کا بھی احتساب کیا جائے؟ میں اس لیے یہ بات کر رہی ہوں کہ گزشتہ سے پیوستہ آئندہ ہم وہ غلطیاں نہ کریں جو کہ ہم نے کر لی ہیں. یہ بات لمبی ہو جائے گی. دیکھیں آپ نے اس وقت غلطی کی تھی جب، اچھا میں بریک لے لوں، میں بریک لے لوں جی جس وقت آپ نے سوویت یونین کے افغانستان، بلکہ افغانستان میں سوویت یونین سے پہلے آپ نے امریکہ کو اپنے کندھے پہ اٹھا کے اس کے بندوق کر کے افغانستان میں آپ نے لڑائی شروع کی تھی. تو یہ تو اس وقت ہم چیخ رہے تھے کہ یہ نہ کرو، کیونکہ یہ کرو گے تو آپ کے پاکستان نہیں بچے گا. یہ جنگ، یہ آگ صرف افغانستان میں نہیں رکے گا، یہ آگے آئے گا. لیکن کسی نے نہیں مانا تھا. ہم نے تو وقتاً فوقتاً پہ ہم نے آواز اٹھائی. ہمیں کسی نے پھر کافر کا ایجنٹ قرار دیا، کسی نے روس کا ایجنٹ قرار دیا، کسی نے مطلب جو مرضی جس کے دل میں آیا ہمارے خلاف پتہ لگائے. ٹھیک خان صاحب ٹھیک ہے. میں بریک کے بعد اسد صاحب سے بھی یہ بات کروں گی، اور یہ جو ہم بات کرتے ہیں ماضی کی بار بار، چونکہ ظاہر ہے کہ ہمارا مستقبل ماضی سے جڑا ہوا ہے، کس طرح سے اسے جان چھڑائی جائے گی، اور کیا واقعی امریکہ سیریسلی یہ جو ڈرون اٹیکس ہے یہ ختم کرنے جا رہا ہے، یہ پاکستان کے اوپر یہ احسان کرے گا کہ کوئی ایسی اچھی خبر دے دیں. ونٹرز تک کا انتظار ہے، اس کے بعد کیا ہوگا. ایک بریک کے بعد سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا.
दोबारा खुशामदीद। हमारे साथ असद साहब भी हैं और जाहिद खान साहब भी हैं और शेख रोहेल साहब भी हैं। असद साहब, क्या ये जो अमेरिका का ड्रोन प्रोग्राम है, क्या इसकी नेचुरल डेथ होने वाली है? ये अपनी मौत आप मरने वाला है? और जो ब्रेक में शेख साहब बात कर रहे थे कि एहसान हम पे चढ़ाया जाएगा, हमने भी कहा, क्या ऐसा मुमकिन है या पॉलिसीज की सतह के ऊपर हमें अमेरिका को हमारे साथ बात करनी है? इस बारे में क्या कहेंगे? लेकिन ड्रोन प्रोग्राम जो है, मैं इसका एरिया का एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जितना मुझे नजर आता है अभी तक, मुझे नहीं ऐसा नजर आता कि ड्रोन ओवरऑल अमेरिका की स्ट्रैटेजी से खत्म होने वाला है। ठीक है जी, क्योंकि वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं इस्तेमाल करते हैं, वो उसके अलावा बाकी खित्तों के अंदर भी वो इस्तेमाल करते हैं, उस टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करते जा रहे हैं। लेकिन ये जरूर हो रहा है कि क्योंकि ड्रोन के खिलाफ मुखालफत जो है वो बढ़ती गई है, यूरोप के अंदर बेतहाशा इसमें इजाफा हुआ है, अमेरिका के अंदर एक लॉबी क्रिएट हो गई है ड्रोन अटैक्स के खिलाफ, खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है इंटरनेशनल कानून की। तो आपको पता है कुछ माह पहले रिवाइज्ड ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए थे, रूल्स ऑफ एंगेजमेंट बदले गए थे और जो इख्तियार था सदर के पास उसको भी नैरो किया गया था। तो उसका इस्तेमाल ज्यादा सिलेक्टिव होने की तरफ तो शायद जा रहा है, लेकिन ऐसा अभी तक मुझे, मैं ये एडमिट कर रहा हूं कि मैं एक्सपर्ट नहीं हूं उस एरिया का, ऐसा लगता नहीं है कि अमेरिका अपने चॉइसेस में से इस एक चॉइस को कि वो ड्रोन को इस्तेमाल करेगा वो खत्म करने वाला। लेकिन हमारे पर्सपेक्टिव में अब जबकि तालिबान ने मुज़ाकरात के लिए कहा है कि ड्रोन हमले पहले बंद कराए, प्राइम मिनिस्टर वहां जाके यही बात करेंगे, ऐसा हो सकता है कि ऐसा हो जाए और उसके बाद हम मुज़ाकरात शुरू करें, लेकिन कुछ शराइत फिर अमेरिका भी रखेगा। हम वो शराइत भी मीट कर पाएंगे या नहीं? देखिए, अमेरिका की शराइत की बात नहीं, जिस तरह मैंने पहले जो जिक्र किया था ना, कुछ हमारे इस मुज़ाकरात के जरिए हमने जो अमन हासिल करना चाहते हैं, उस अमन के लिए आपको कुछ चाहिए होगा, वो सिर्फ जो है धमाके रोकना नहीं है। जो सबसे बड़ी इस वक्त हमारी कमजोरी इस वक्त आर्गुमेंट की जो बनती है वो ड्रोन्स के ऊपर हो या उसके अलावा जो हमारी बैनुल अक़वामी जो पोजीशन है उसके अंदर है ही यही कि हमारा जो बॉर्डर है वो सिक्योर नहीं है और वहां से लोग जो हैं वो जाते हैं और दूसरे ममालिक के अंदर तखरीबकारी के अमल के अंदर होते हैं। इस तरफ जो हमारा मशरकी बॉर्डर था वहां पे तो काफी हद तक वो खत्म हो गया है। वक्तन फवक्तन हिंदुस्तान को कभी गुस्सा आता है तो वो नया कोई इल्जाम लगा देते हैं, लेकिन वहां पे कम मगरबी बॉर्डर के ऊपर ये अभी भी शिकायत जो है ये मौजूद है। और जैसे मैंने कहा, ये सिर्फ अमेरिका को नहीं है, ये दूसरे ममालिक को है। अमेरिका पब्लिकली कहता है, वो उसके लिए ताकत इस्तेमाल करता है, दूसरे हमारे दोस्त ममालिक भी उसका करते रहे। तो अगर ये अमन मुज़ाकरात वाकई में कामयाब होने हैं तो इस मसले को भी उसके अंदर हल होना पड़ेगा। ठीक बात है। तो ये जिस मतलब ये उसी पैकेज का हिस्सा होगा और अगर उसमें कामयाबी हो जाए तो फिर बिल्कुल ही कोई जो बची खुची जस्टिफिकेशन, हालांकि वो फिर भी कानूनी है, लेकिन वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी और ड्रोन फिर बंद करने पड़ेंगे। लेकिन ये जब होगा जाहिद खान साहब, जब हमें भी शराइत कुछ माननी पड़ेगी। मसलन ये कि वो ये कहते हैं कि जी आप शुमाली वजीरिस्तान के अंदर से हक्कानीस को खत्म कर दें, वो ये चाहते हैं हमें सेफ पैसेज मिले, वो ये चाहते हैं कि हमें 40 बिलियन का जो यहां से सामान है वो हम ले जाएं वापस अमेरिका। तो क्या ये सब चीजें उनको फैसिलिटेट करने के लिए हम अमेरिका की शराइत मानेंगे या नहीं मानेंगे? आसमा, एक तो और क्या करेंगे, ऑपरेशन करेंगे? एक तो मैं असद उमर के साथ बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। वो जो बात कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ड्रोन बंद कर देगा और वो जो हमें कहेगा वो मानेगा, ऐसा मुझे भी नहीं लग रहा है, क्योंकि उनकी वो सारी चीज़ें अभी भी वाबस्ता है और वो ये समझते हैं कि जो ट्राइबल एरिया है पाकिस्तान का और अफगानिस्तान के बॉर्डर, ये टेररिस्टों के लिए बहुत अहम है। न उतना सूडान अहम है, न उतना यमन अहम है, न कोई और मुल्क है, क्योंकि ये जो इलाका है, असद ने जिस तरीके ये जो इलाका है ये ऐसा है कि ये आपका जो अनबोर्ड बूट जो फौज है, आपके अपने हो या किसी का भी हो, वो चीज़ नहीं कर सकते हैं जो ड्रोन कर रहा है। एक बात तो उनके लिए, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि आपने कहा कि 7 बिलियन के और 70 बिलियन के, देखिए ये कोई मुश्किल काम नहीं है। वो जो अगर उनकी बहुत अहम हालात है जिसको वो छुपाना चाहते हैं तो वो आपके उसके जरिए भी लेके जा सकते हैं, जहाज के जरिए भी लेके जा सकता है, ये ऐसा नहीं है। और दूसरा ये कि अभी भी तो उनका सामान तो जा रहे हैं ना, अभी भी कराची में है। हेलो जी जी, नहीं ठीक बात है। खान साहब आपको मेरी आवाज आ रही है?
खान साहब को मेरी आवाज शायद नहीं जा रही है। अच्छा शेख साहब, जो बात खान साहब कह रहे थे कि उनको लेके जाना है यहाँ पे, लेकिन क्या हम उनकी शराइत मानते हुए एक तवील अरसे से ये शर्त आयद की गई है कि पाकिस्तान हक्कानी नेटवर्क का खात्मा करे, तो क्या हम ये कर सकते हैं? हम इस पोजीशन में हैं कि वहां से जो हमारे एसेट्स हैं या गुड तालिबान हैं हम उनको खत्म कर सकें? देखिए आसमा, पहली बात तो मैं सबसे पहली बात जो मेरे जहन में या मेरा जो ज़मीर जिस बात की मैं गवाही देता है वो ये है कि हर वो काम जिससे पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम को सुकून मिले और स्ट्रेंथन हो, वो काम करने में कोई हर्ज नहीं है। हक्कानी नेटवर्क किससे बनाया था? मतलब अब मैं, बड़ी अजीब सी बातें हैं, बड़ी कमाल बातें। वैसे ये बात अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है कि सारी जिम्मेदारी हम भेजते हैं अमेरिकन पे। तो अगर आप अपने माजी में जान के देखें तो अमेरिकन के लिए काम किसने किया? वो हम ही लोग थे जिन लोगों ने पहले उनके लिए एक ऐसी फौज पहले मुजाहिद बनाए और फिर जो कि अब दहशतगर्द हो गए। ये असल बदकिस्मती हमारी है कि हम लोग अपने दौम देने के लिए, अपने इक़्तिदार को लंबा करने के लिए हम दूसरों के सहारा बनते हैं इस शौक में कि हमारे उस इक़्तिदार को वुसअत मिलेगी या एक लंबा रास्ता मिलेगा। तो इसलिए मैं आज भी ये बात कहता हूं कि हमें अपने इंटरनल जो इश्यूज हैं उनको खत्म करना पड़ेगा। पहले अपने आप को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। आप हक्कानी नेटवर्क की बात करती हैं, आप गुड और बैड तालिबान की बात करती हैं। मैं असल पे जो कामयाबी आपको मिलेगी, बकौल आपके, अगर आप कहती हैं दिसंबर में वो अपना वाइंड अप करना चाहते हैं, तो ये बात मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। वाइंड अप कभी नहीं करता अमेरिकन अपना इंटरेस्ट जरूर रखते हैं। आप देख, असल जो मुकदमा था या जिस मकसद के लिए वो अफगानिस्तान में आए थे वो तो अब शुरू हुआ है। वो अगर आप जाके देखें जो ट्रिलियंस का वो वहां से मदनियात निकालना शुरू किया, वो तो अब किया है क्योंकि उनके पॉइंट जमे वहां पे, वो जंग में पड़े रहे। जिस मकसद के लिए आए थे वो तो एक वर्जन कंट्री था। ठीक, उनके अहदाफ फिर भी पूरे हो गए ना। मतलब मैं वही अर्ज कर रहा हूं ना कि इसलिए मैं आसमा ये कहता हूं कि ये इतना आसान, लेकिन हमारा हदफ जो है वो है अपने मुल्क की सरहदों को बिल्कुल महफूज करना, उसको दिफा करना, उसको महफूज करना। लेकिन खान साहब, जी बिल्कुल खान साहब, क्या हम तालिबान से जो मुज़ाकरात की बात करते हैं, अगर ड्रोन अटैक्स पे फर्ज किया ज्यूम कर लेते हैं कि अमेरिका कहता है कि हाँ ठीक है हम बंद कर देते हैं या कम कर देते हैं, तो क्या हम पाकिस्तानी तालिबान से मुज़ाकरात कर सकते हैं और क्या वो मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं? असमा, मुझे इस बात से इख्तिलाफ है। कभी भी खान साहब, आवाज मेरी आ रही है? असमा आवाज आ रही है? जी आ रही है। ये कहना चाहता हूँ कि देखिए कि जो टीटीपी है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान जिसको हम कहते हैं, वो तो हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं, वो तो अमेरिका के खिलाफ लड़ ही नहीं रहे। अमेरिका के खिलाफ जो लड़ रहे हैं वो तो मौलाना नजीर था जो मारा गया, या गुलबादर है, या हक्कानी नेटवर्क है, ये चीजें हैं ना जो उनके लिए बेड है। हम ये हमारे लिए बेड जो टीटीपी है वो तो वैसे एक, जब उनके ऊपर एक प्रेशर आता है आवाम के तरफ से, मीडिया की तरफ से, पाकिस्तानी आवाम की तरफ से, जब उनके खिलाफ उनके इज्जती शुरू हो जाती है, इकट्ठे हो जाते हैं, तो फिर कोई ना कोई बात कर लेते हैं। अभी ड्रोन अटैक में मुझे आप बता दें, एक बितुल्लाह मसूद के अलावा टीटीपी का कौन सा बंदा मारा गया या कौन से बंदे पे ड्रोन ने अटैक किया? कोई बंदा आज कह नहीं सकता है, क्योंकि मेरे तो इलाके, मैं तो उसको जानता हूं। आपके फजुल्ला कहां बैठा हुआ है वो? तो फिर हम ये मुतालबा ड्रोन के खत्म करने का मुतालबा तहरीक तालिबान के मुतालबे के बाद क्यों कर रहे हैं? मतलब मेरा सवाल, देखिए सुन ले, अगर ये वाकई ऐसा है तो फिर ये तो उनके खिलाफ लड़े ना, फिर हमारे खिलाफ क्यों लड़े? अगर हमारे खिलाफ लड़ रहे तो यही है कि हम उसको सपोर्ट करें। तो क्या हमारे फौज जाके अमेरिका के लिए लड़ा है? क्या हम लोगों ने कोई ड्रोन उठा के उसके, क्या जो पहले वाली बात थी वो तो और थी ना। अब इस वक्त तो ऐसी हुकूमतें बैठी हुई है, चाहे खैबर पख्तूनख्वा में, चाहे पिडल में है, कि वो इन चीजों के खिलाफ थे। अमेरिका के जंग वो इसको कह रहे थे और उसके बाद ये कहते थे तालिबान से बातचीत करना चाहिए। तो अभी तो वो हुकूमतें बैठी है ना जो उनकी हमदर्दी आती है उनके साथ। तो अच्छा, ये चीज तो बिल्कुल। अच्छा, मैं खान साहब
बिल्कुल बिल्कुल खान साहब, मैं एक ब्रेक लेती हूँ। ब्रेक के बाद असद साहब से ये सवाल करूंगी कि तहरीके तालिबान ये क्यों ऐसा नहीं हुआ कि कोई ड्रोन अटैक जो है वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ नहीं हुआ, सिवाय बैतुल्लाह महसूद के कोई नहीं मारा गया। तो क्या हम उनका मुतालबा आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं सिर्फ मुज़ाकरात के वास्ते, या यहां भी कुछ गुट तालिबान हैं जो हमारी तरफ से नहीं अमेरिका की तरफ से? एक ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि फिर तालिबान ड्रोन अटैक्स को ख़त्म करने का जो मुतालबा है तालिबान का, हम उसको फॉरवर्ड कर रहे हैं। नहीं, मेरे ख्याल में ये वज़ीर आज़म के साथ ज़्यादती होगी ये कहना, क्योंकि ये मुस्लिम लीग नून का जिस तरीके से तरीके इंसाफ का जो है ये पहले से मौक़िफ़ रहा है, ये दोनों पार्टियों के मंशूर के अंदर भी है। तो ये कहना कि वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तालिबान ने मुतालबा किया था, ज़्यादती होगी। नहीं, मगर उसके बाद फिर तालिबान से मुज़ाकरात भी तो हमने करने हैं ना। मतलब जाहिर है कि तालिबान ने ये मुतालबा तो कर रखा है कि आप पहले ड्रोन हमले रुकवाएं। दो मुख्तलिफ चीजें हैं। एक ये कि तालिबान ने ये मुतालबा किया है, दूसरा ये कहना कि वो इसलिए कह रहे हैं कि क्योंकि तालिबान ने कहा था। दोनों में फर्क है। सही। तो मेरे ख्याल में वजीर आजम अपनी वही पोजीशन ले रहे हैं जो कि पाकिस्तानी कौम जो पाकिस्तान की नेशनल असेंबली की यूनानिमस करारदादे मौजूद है, एपीसीज हुई नहीं है इसके ऊपर, तो वो उस एक जो कौम के अंदर जो इत्तेफाक राय है जिस इशू के ऊपर, वो अमेरिका के सदर के सामने रख रहे। और हमें यह पैगाम भेजना चाहिए कि जिस वक्त बराक ओबामा साहब मिले पाकिस्तान के वजीर आजम से कल, तो सिर्फ वो वजीर आजम का मौकफ नहीं है बल्कि वो पाकिस्तानी कौम का मौकफ है जिसको वो बयान। अच्छा, लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट बात, आप बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि वो पाकिस्तानी कौम का ही मौकफ लेके गए हैं, बड़ी भारी जिम्मेदारी उनके नाजुक कंधों पे है। मगर ब्रेक से पहले बात हो रही थी, शेख साहब कहते कि टीटीपी के ऊपर तो ड्रोन अटैक नहीं हुआ आज तक सिवाय बैतुल्लाह महसूद के। तो ये कुछ नहीं, बैतुल्लाह मसूद नहीं, खान साहब ने कहा था, खान साहब ने कहा था बैतुल्लाह मसूद पे भी जो अटैक हुआ था वो गलतफहमी की बिना पे था। आसमा वो ये नहीं कि अमेरिकन ने उसके बाद आपने महसूस किया होगा कि अमेरिकन ने उसको ओन नहीं किया था, वो तो पाकिस्तान ने ओन किया था कि जी हमने उसको खत्म किया। तो फिर इसका मतलब है कि हम भी किसी के गुट तालिबान का जो है वो पाकिस्तान में भी गुट तालिबान नहीं, अमेरिकन से गलतफहमी में हुआ था। आप जाहिद खान साहब से पूछ लीजिए वो स्टोरी, वो एक अलग स्टोरी है। वो तो जो हमला हुआ और उसमें वो मारा गया, वो तो एक ऐसा था जिसमें एक गलत इंफॉर्मेशन की बिना पर उनको इस बात का इल्म होता तो कभी उसको ना मारते, वो तो उसके लिए काम कर रहा था। अच्छा, तो वो कैसे मार सकते थे उसको? तो फिर आपने जो सवाल पूछा ना आसमा, ये बड़ी एक मुझे इस पे बहुत हैरत होती है। मुझे नहीं समझ में आती कि हमारी रियासत ये क्यों करती है। अगर अमेरिका को पाकिस्तान के खिलाफ कोई शिकायत होती है तो सारी दुनिया में ढिंडोरा पीटता है। अगर हिंदुस्तान को पाकिस्तान से कोई शिकायत होती है वो सारी दुनिया में ढिंडोरा पीटता है। जो पाकिस्तान को अगर हिंदुस्तान या अमेरिका से शिकायत होती है तो हम बंद कमरे में बात करते हैं। आपके सामने भी बैठ के कई लोगों ने शकूक का इजहार किया होगा, मेरे सामने हो चुका है, एस्टैब्लिशमेंट के लोगों ने किया हुआ है, सियासतदानों ने किया हुआ है कि ये जो हो रहा है इसके अंदर अमेरिका मुलव्वस लगता है, इसमें हिंदुस्तान मुलव्वस लगता है। तो लेकिन वो हम कभी भी पब्लिकली पोजीशन नहीं लेते, चाहे वो बलूचिस्तान हो। मगर ये बात अब आपकी हुकूमत है केपीके में, हम आपसे तवक्को करते हैं, कम से कम आप तो बताएंगे ना कि मैं यही कह रहा हूं कि जो अभी जो मैं खान साहब आ रही हूँ जी, अभी जो हुआ है इस वक्त पीटीआई का क्या मौकफ रहा है और जो केपीके की गवर्नमेंट का क्या मौकफ रहा है कि ये जो अभी धमाके हुए हैं जो डायलॉग प्रोसेस की अनाउंसमेंट के बाद से और जो किलिंग्स हुई है वो की गई है सैबोटाज करने के लिए डायलॉग को, यानी कोई थर्ड पार्टी, यानी क्लियरली वो जो डायलॉग को सपोर्ट नहीं करते, जो उसको सैबोटाज करने के लिए आते। मेरा आर्ग्यूमेंट यही रहता है कि अब आपके पास प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास बाय द वे इंटेलिजेंस सोर्सेज उसको बहुत इंप्रूव करने की जरूरत है। अभी आखिरी जो कैबिनेट का इजलास हुआ उसमें आपने पढ़ा भी होगा, उसके अंदर ये फैसला किया गया है एक स्पेशल फोर्स भी बनाई जा रही है काउंटर टेररिज्म के लिए और इंटेलिजेंस इंप्रूव करना बहुत जरूरी है। मुझे वफाकी इदारे हैं हमारे पास सबसे बेहतरीन इस वक्त इंटेलिजेंस सोर्सेज जो है फौज के पास है, एस्टैब्लिशमेंट के पास। कंफ्यूजन है इसमें, एक कंफ्यूजन है। खान साहब, असद साहब का ये कहना है कि हम सबोताज करने वाली पावर्स हैं और वो पावर्स जो हैं उनके खिलाफ अमेरिका भी खामोश है, फिर हम उनसे बातचीत भी करना चाहते हैं। तो फिर क्या ये कुछ कंफ्यूजन नहीं है जो कि पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर अभी भी मौजूद है? मैं जवाब देंगे खान साहब आपके पास। देखिए हम यही तो कह रहे हैं कि जो आपके पास एक से ज्यादा ग्रुप्स मौजूद है वहां पे, कुछ वो हैं जो खान साहब उन्हीं को तो आइसोलेट करना चाहते हैं, उनको आइसोलेट करना चाहते हैं, इसीलिए दफ्तर बने। मेरे बात सुनने प्लीज,
हम कंफ्यूज नहीं होना चाहिए और हमें कौम को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। देखिए जितने भी अटैक्स हुए अस्मा, उसके बाद किसने उसको एक्सेप्ट किया? क्या उसने ये नहीं कहा कि जो अभी इनका मिनिस्टर को बेचारे को जो मारा गया, शहीद किया गया, अंसारुल मुजाहिदीन, वो कौन है? वो कहते वो हमारा हिस्सा है। अभी हस्बिल जंदुल हफ्सा जो वो किसका हिस्सा? वो कहते हैं हमारा हिस्सा है। में, हाँ, ठीक है ना? हाँ। अब जो जनरल को मारा वो उसने मारा, फजुल्ला ने मारा, हम क्यों कंफ्यूज हुए? अब मुझे तो समझ नहीं आता है और इस वजह से हमारे इख्तिलाफ रहता है कि हमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। देखिए वो जो कुछ करते हैं वो बता देते हैं, वो कभी कहते हमने नहीं किया, जब प्रेशर आ जाते हैं तो कहते हमने नहीं किया, फिर कहते नहीं जो चर्च का हुआ वो ठीक है, ठीक है। मैं एक बात पूरा करूं तो ये हमें कम पॉलिटिकल पार्टीज को एक पेज पे होना चाहिए और हमें स्टेट के साथ मिलकर एक पेज पे होगा तो तब ये मसले का हल होगा। अगर हम कंफ्यूज होंगे और कंफ्यूज बात करेंगे तो उससे फायदा उन लोगों को होगा जो ये मुल्क को तबाह करना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। फिर असद साहब जब वो सब फाइनल करना वजह क्या है? ये सब लोग कहते हैं कि जाहिर है कि उनको कोई सपोर्ट कर रहे हैं, कोई सपोर्ट जाहिर है कि अमेरिका कर रहे हैं कि उनकी वो कहते हैं हमारे दुश्मन को आप पालते हैं, हम आपके दुश्मन के पालते हैं। इसी तरह हम चाइना जो हमारे दोस्त है उनके लोग भी इधर होते हैं, हिंदुस्तान भी करते हैं, अफगानिस्तान भी करते हैं, ईरान भी करता है, क्योंकि वो हम पे एलिगेशन लगाते हैं कि आप करते हैं। तो मेरे ख्याल में इसमें कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है और हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बात तो शुरू में असद साहब ने कह दी और शेख साहब ने भी ये शुरू में ये बात कर दी। आप तीनों का ये मौकफ है कि ना हम किसी को छेड़े और ना कोई हमें छेड़े, और अगर हमें कोई छेड़े तो हम उसको कभी ना छोड़े, ऐसा ही है ना? लेकिन शेख साहब मुझे ये बता दें, असद साहब भी ये कहते हैं कि कंफ्यूजन है, आप भी कहते हैं, किसके साथ बातचीत फिर होगी? क्या कोई बैकडोर बातचीत शुरू हो गई है? आखिरी सवाल है सर। आसमा, ये मैं शुरू से कह रहा हूँ, जिस दिन से ये बात आई और एपीसी आपने की, इस पूरी सियासी जमातों ने एक मौकफ जब अपनाया था, तो मैं ये दो चीजें कहता था कि दोनों पार्टियों को बड़ा इसमें इनको बड़ा मौकफ ऐसा अपनाना पड़ेगा जिसमें बड़ी खास एक नजर रखनी पड़ेगी कि कहीं इनकी चीज को कहीं सबोटास न किया जाए। ये बात या रोज़ा रोशन की जरा है कि ये बात तो 100%, मैं ये बात आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ, आज फिर कह रहा हूँ कि ये बात 100% दुरुस्त है कि कहीं ना किसी जगह पे कोई इनके साथ मुज़ाकरात तो हो रहे होंगे, इनडायरेक्ट हो रहे हैं या डायरेक्ट हो रहे हैं, इसको मैं नहीं जानता, लेकिन कहीं ना कहीं मुज़ाकरात जरूर हो रहे हैं और मैं ये बातचीत हो रही है। ये तो लिखी बड़ी बात है ना, इसके बगैर आप इतना बड़ा स्टेप कैसे ले सकते हैं? सर ये जो कंफ्यूजन है, शेख साहब बहुत बहुत शुक्रिया, खान साहब आपका भी, असद साहब आपका भी। ये कंफ्यूजन बहरहाल बरकरार रहेगा कि क्या उन लोगों से बात करनी चाहिए जिनके खिलाफ एक भी ड्रोन हमला अभी तक नहीं हुआ, वो कौन से लोग हैं, किसके लोग हैं, ये हमें देखना है। अब प्राइम मिनिस्टर वहां पे है, वो अमेरिका से पाकिस्तान का मुकदमा किस तरह से लड़ेंगे, पाकिस्तान के अवाम के फैसले के मुताबिक लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, ये देखना अभी बाकी है, क्योंकि सबने किए अपने फैसले, लेकिन अब होगा फैसला अवाम का।